नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ दोपहर के 1 बज चुके हैं और स्टूडियो में आ चुके हैं बिल्कुल टाइम में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी भी आ गए हैं, मुझे दिख गए हैं। तो बात शुरू लेकिन आज हम करेंगे, आज तो बहुत काफ़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। अभी आप बिहार की इतनी लंबी खबर आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसकी बात हम करेंगे। परसों कोलकाता में शपथ ग्रहण का समारोह होगा, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सारी कयास भी यही हैं और संभावनाएं भी यही बता रही हैं। और फिर 12 तारीख को असम में हेमंत बिश्व शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अंग बंग कलिंग जो प्रोजेक्ट बताया था प्रधानमंत्री ने, वो तीनों राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। लेकिन हम आज शुरुआत करते हैं, प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत आपका। शुरुआत बंगाल की खबर से करेंगे क्योंकि बंगाल में जो इस वक्त हो रहा है उसके लिए पूरे देश को जागरूक रहना बड़ा जरूरी है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हो रही है और अब ये अलग बात है कि इस बार कितनी हुई, पहले 2021 के बाद कितनी हुई थी। अभी चुनावों में हिंसा नहीं हुई, चुनाव के बीच में वो बात सच है, लेकिन चुनावों के बाद पूरी तरीके से रुकी नहीं, ये बात भी सच है। तो सवाल तो बनते हैं और वो सवाल हमको करने चाहिए। और उसमें कल रात जो एक हत्याकांड हुआ है उसने तो सबको शॉक कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी जिसका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, शुभेंदु अधिकारी, उनके एक बड़े करीबी व्यक्ति का जो उनके पीए हैं उनकी हत्या कर दी गई। इनका नाम है चंद्रनाथ रथ। इनको गोलियों से भून डाला गया कल। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कल रात 10:30 बजे के करीब नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम में हत्या कर दी गई। अब हम नॉर्थ 24 परगना कह रहे हैं तो इसको आप जरा समझिए कि ये कोलकाता का एक एंसिलरी टाउन आप मानिए, कोलकाता ही मानिए आप, तो कोलकाता शहर के बहुत नजदीक ये हत्या हो रही है। जब वो कलकत्ता वापस अपने घर लौट रहे थे और जैसे ही उनकी कार एक दोहरिया नाम के इलाके में पहुंचती है, उनके पीछे एक गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को ओवरटेक करती है तो इनकी गाड़ी थोड़ी धीमी हो जाती है। उसके बाद बाइक पर सवार हमलावर आते हैं और ये बताया जा रहा है जो कुछ चश्मदीद है कि बिल्कुल गाड़ी के कांच से शीशे पर बिल्कुल बंदूक सटा करके, पिस्तौल बंदूक जो भी होगी, और बिल्कुल सटा करके फायर किया। सर ने पॉइंट ब्लैंक शब्द इस्तेमाल किया, लगभग वैसा ही, और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। 3 गोलियां उनको लगी और उनको अस्पताल जब तक ले जाया जाता उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रनाथ रथ पर करीब 10 राउंड फायरिंग की गई है। उनके सीने पर, पेट पर, चेहरे पर गोलियां लगी और उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ही वाज ब्रॉट डेड। हत्या की जांच के लिए अब एक एसआईटी बना दी गई है और आईजी लेवल के अधिकारी इस जांच को लीड करेंगे। अब जाहिर है कि ये हुआ तो टीएमसी की तरफ उंगलियां उठी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने टीएमसी का नाम लिया, बीजेपी के कुछ नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने बंगाल के, तो टीएमसी के सीनियर नेताओं का नाम लेके आरोप लगाया कि वो इसके पीछे हैं। लेकिन हम उस ब्लेम गेम में नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये भी मैं कहता हूं कि गैर जिम्मेदारी भी जांच जब बनाई हो ही रही है तो फिर उसी में पता चले कि क्या किसने किया। लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी था जिसकी हत्या हुई है, शुभेंदु अधिकारी का करीबी था, तो इसको पॉलिटिकल वायलेंस तो माना ही जाएगा। टीएमसी ने लेकिन इस हत्याकांड की तुरंत सीबीआई जांच की मांग की। जैसे ही यह हत्याकांड हुआ उसके कुछ मिनटों के बाद ही सोशल मीडिया पर टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल से यह मांग की गई कि यह बहुत निंदनीय है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हमारे भी 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है ऐसा टीएमसी ने आरोप लगाया, लेकिन इसकी बहुत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द सच सामने आना चाहिए। अब सवाल है शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। अब ये इंसिडेंटली कल ये हत्याकांड हुआ और उससे कुछ घंटे पहले कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पॉलिटिकल वायलेंस की ही बात कर रहे थे। उस वक्त उनसे पूछा जा रहा था कि भाई 4 मई के बाद जब से बीजेपी को बहुमत मिला है, कई इलाकों से कुछ पॉलिटिकल वायलेंस की, राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं कहीं। अब क्योंकि टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके दर्जनों दफ्तर जो हैं उनमें तोड़फोड़ की गई या किसी में आग लगा दी गई तो किसी में बुलडोजर चला दिया गया, उनके मारपीट हो रही है उनके काडर के लोगों के साथ। तो इसका जवाब शुभेंदु अधिकारी दे रहे थे और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आप 2021 से जरा इसको कंपेयर कीजिए, इस बार तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन के पास अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस को हमने कहा है कि आप बहुत सख्ती कीजिए और कोई भी मिसक्रिएंट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको तुरंत आप लॉकअप में डालिए, बंद कीजिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा हमको तो शेल्टर होम बनाने पड़े थे अपने लोगों के लिए 2021 के बाद, बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए। उनकी जान पर खतरा आ गया था, हत्याएं हुई थी, बलात्कार हुए थे, पलायन हुआ था। इस बार वैसा कुछ नहीं। और उसके कुछ वक्त के बाद कल ये गोली चल जाती है, गोली कांड हुआ और ये इनकी हत्या हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने इसको प्री प्लान्ड साजिश बताया है। अर्जुन सिंह जो हैं वो तो सीधा अभिषेक बनर्जी का नाम ही ले रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें जांच में क्या निकलता है। लेकिन इस वक्त बंगाल के अंदर
जो भय की बात हुई थी ना, वो भय और भरोसे की बात जो प्रधानमंत्री ने की थी, तो भरोसा करके वहां के लोगों ने वोट दिया है बीजेपी को। उस भरोसे को बरकरार रखना अब एक चुनौती है। सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। टीएमसी कह रही है कि नतीजों के बाद से उसके कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो रहे हैं और बीजेपी ये करवा रही है। अब सवाल शुभेंदु अधिकारी से भी ये पूछा गया तो उन्होंने पिछले और इस चुनाव का अंतर समझाया। चुनाव आयोग आप मिलने आए हैं, तब बंगाल में हिंसा हो रही है। टीएमसी कह रही है कि हिंसा का शिकार टीएमसी के कार्यकर्ता हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है, नाम बताइए, एरिया का नाम बताइए, पुलिस स्टेशन का नाम बताइए, असेंबली का नाम बताइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। हर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए एलओपी तैयार है, आउटगोइंग एलओपी तैयार है। 100 डीजीपी मुझे बताया 50-60 कंप्लेन आया, वो छोटा छोटा कंप्लेन। आपको पता नहीं, आप तो 21 का चुनाव भी किया, नंदीग्राम में आपका साथ मुलाकात हुआ था। 355 शेल्टर हाउस देश के अंदर, राज्य के अंदर सेफ जोन बनाना पड़ा। आप मेरा साथ टीएमसी का ऑफिस में चलिए, पूरा प्रदेश में एक ऑफिस में घर बार छोड़कर कोई है। बीजेपी ने 355 सेफ हाउस बनाया 2021 में। ज्यादा कुछ हिंसा नहीं हुआ, मैं सीधा बता रहा हूं। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वायलेंस, I am not supporting any violence, but don't compare with TMC. बीजेपी इसका जरूरत ही नहीं है। बीजेपी 46% वोट लिया। अब इस पर हम लोग बहस करेंगे, लेकिन एक बार आपको वहां पर क्या हुआ 4 मई के बाद से वो बताने के लिए, और खासकर कल के इस हत्याकांड के बारे में अब क्या जानकारी है, मैं आपको कोलकाता लेके चल रहा हूं। हमारे साथ पवन नारा जुड़ रहे हैं, वो बहुत हफ्तों से कोलकाता में हैं और 4 मई के बाद से भी वो लगातार बंगाल को घूम रहे हैं। और ये बताएंगे जरा, मैंने आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, दर्शकों ने भी देखी हैं, ये बताइए 4 मई के बाद से इस राजनीतिक हिंसा का कैसा स्वरूप देखने को मिला है, और खास तौर पर कल ये जो हुआ है इनकी हत्या शुभेंदु अधिकारी के पीए की, इसके बारे में क्या अभी और सुन रहे हैं वहां आप? देखिए सर, सबसे बड़ी बात होती है पत्रकार चीजों को कैसे देखता है, किसकी हत्या हुई, कब हुई। अगर ये शुद्ध राजनीतिक हत्या होती तो चुनाव के बीच में निशाना बनाया जा सकता था। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बननी तय है। उसके बाद एक नेता जिसका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, उसके पीए को निशाना बनाया जाता है। पीए कौन है? पीए ऐसा नेता नहीं, ऐसा पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है जो सड़क पर लड़ा हो या कोई चुनाव लड़ा हो। वो एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी है, मतलब एयरफोर्स में 15 साल नौकरी की है, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ काम करता है। इसके पीछे पॉलिटिकल वायलेंस से ज्यादा बंगाल को सुलगाने और भड़काने की साजिश एक पत्रकार के तौर पर हमें ज्यादा नजर आती है। यहां अगर आप देखेंगे, बंगाल में इस वक्त माहौल चार्ज अप है, पॉलिटिकल वायलेंस की बात हो रही है, लेकिन 21 के मुकाबले वो पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है। आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं। 21 में जो चुनावी हिंसा हुई थी, जब जीतने वाली पार्टी ने विरोधी को खत्म करने की कोशिश के तहत की थी, यहां से लोगों को विस्थापित होकर असम और बिहार में शरण लेनी पड़ी थी। यहां ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी टीएमसी के कार्यकर्ता ने अपना घर छोड़ दिया हो। यह बात शुभेंदु अधिकारी ने कही, लेकिन हिंसा तो हुई है। वो हिंसा कुर्सियां तोड़ने से लेकर, टीएमसी के दफ्तर तोड़ने से लेकर कुर्सी जलाने, झंडा जलाने तक हुई है, जिसमें 2 हत्याएं और 1 बम, जिसमें 4 बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं जी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या होना अपने आप में इसलिए बड़ी बात है कि वो ट्रिगर कर सकता है एक बड़े वायलेंस को। यहां बीजेपी के संयम की भी परीक्षा है और भयमुक्त शासन की भी परीक्षा है। जब दूसरी तरफ से खूब सारी धमकियां दी जाती रही हों, ऐसे में यह हत्याकांड होना सिर्फ पॉलिटिकल वायलेंस नहीं,
पत्रकार का दिमाग ये कहता है ये एक जियो पॉलिटिकल इवेंट है, खासतौर पर बांग्लादेश करीब है। जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब हमने देखा था कि आईएसआई के नुमाइंदे किस तरीके से बांग्लादेश में एक्टिव थे, और बीएसएफ के डीजी का इस हत्याकांड के मौके पर पहुंचना, आप अंदाजा लगाइए ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल हिंसा और सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, इसके बहुत से सूत्र आने वाले वक्त में बांग्लादेश और आईएसआई। पवन, मैं आपसे सहमत हूं, जो बात आपने, जो डायमेंशन आपने बताया कि इससे भी इस मामले की जांच होनी चाहिए और हमें बात भी करनी चाहिए कि ये कहीं बंगाल को उस हिंसा के चक्र में झोंकने का एक मंसूबा तो नहीं है, साजिश तो नहीं है। बहुत शुक्रिया पवन आपका। पवन, काफी डिटेल आपको बताई, इनका बैकग्राउंड भी, जो रथ है इनका, देवनाथ रथ, इनका बैकग्राउंड भी बताया। अब क्या कोई वाकई बंगाल को फिर से एक बार हिंसा में झोंकने की साजिश कर रहा है? ऐसे जब इसको, क्योंकि ये एक व्यक्ति की जान गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन भी है, बहुत बड़ा उकसावा भी है। आप अंदाजा लगाइए इसके बाद अगर बीजेपी के वर्कर जो हैं वो आक्रोशित हो जाएं, वो कानून अपने हाथ में ले लें, तो क्या होगा? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही हो, आगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इससे पहले, इस हत्याकांड से पहले तक वो कह रहे थे 2021 के बाद की तुलना इस नहीं हो सकती 4 मई के बाद जो हो रहा है। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम चाहे जिस नज़र से देखें, बीजेपी का कार्यकर्ता ये नहीं करता है। बीजेपी का कार्यकर्ता देश के 22 राज्यों में उसकी और एनडीए की सरकार है, फिर भी कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता ये करता हुआ नहीं दिखता। बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए तो कहा जाता है कि उसकी सरकार आ जाती है तो थाने में घुसने से डरता है, क्योंकि दरोगा जी उसका लोड नहीं लेते। बंगाल में हालात अलग थे। यहाँ कम्युनिस्ट और तृणमूल के शासन में दरोगा जी और जो सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता है वो एक ही रहता था। अब सवाल ये है कि ये जो कुछ है इसमें क्या होना चाहिए। और मैंने देखा कि आपने बहुत, जिसको कहें कि जो पत्रकारिता में एक अच्छे एंकर के तौर पर होता है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का नाम क्यों लेना चाहिए। लेकिन क्षमा कीजिएगा, अभिषेक बनर्जी को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो कोई बंगाल में शांति नहीं हो सकती। इसको पहले स्पष्टता समझिए। वो गुंडों का सरदार है। जिस भाषा में अभिषेक बनर्जी ने कहा था, ये कोई नेता बोलता है। जल्लाद, दिल्ली में किसका बाप बैठा है, 4 मई के बाद खींच के लाएंगे, प्री पोल प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आया है तो पोस्ट पोल वायलेंस होगा। इसके बाद कुछ गुंजाइश रह जाती है क्या? शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया गया, क्या भरोसा कि शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की कोशिश नहीं होती? क्या भरोसा कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारकर यह कहना कि सरकार भले तुम्हारी, ये सिस्टम हमारा चल रहा है? क्या ये नहीं दिखाया जा रहा है कि जो ममता बनर्जी अभी भी करें, और मैं तो ईश्वर करे कि वो वाला बयान तो फेक हो उनका, कि वो अंतरराष्ट्रीय अदालत तक जाने की बात कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं वो वाला तो फेक होगा। चल रहा है ये कि इस्तीफा नहीं देंगी, हाँ, वो तो मुझे फेक लगा, अंतरराष्ट्रीय अदालत। लेकिन जिस तरह से करेंगे, मैं हारी नहीं हूं, हराया गया मतलब क्या हुआ? जनता ही तो हराती है। अलग अलग बातें हैं त्रिपाठी जी, ये अलग बात है। नहीं, आप पता नहीं कैसे, मतलब इसको कैसे अलग कर सकते हैं आप? यही तो है सेम ना। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो कह रहा है कि मैं हारी नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, उसका वर्कर निकालेगा पिस्तौल, गोली मारेगा। मुझे बताइए, एकदम उसका वर्कर गोली मारेगा। एक व्यक्ति, शुभेंदु अधिकारी अभी केवल आउटगोइंग एलओपी हैं, जैसा उन्होंने खुद कहा, लेकिन वो सीएम इन वेटिंग भी हैं। ठीक, सब मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूं, एक जिम्मेदार आदमी का, एक जिम्मेदार शासन चलाने, या जिसकी भी जिम्मेदारी बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी के लिए बात कर रहा हूं। हाँ, एक जिम्मेदारी भरा बर्ताव क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि जिम्मेदारी से बर्ताव हो रहा है अभी तक, क्या नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार पार्टी है, लेकिन जिस पार्टी से उसका मुकाबला है वो राक्षसी प्रवृत्ति की पार्टी। अरे मान लीजिए अगर वहीं के कोई तत्व चाहते हैं कि ये हो, चाहे जो, तो आप मौका देना, अभिषेक बनर्जी को उठाइए ना, पूछिए ना कौन था वो। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ क्यों नहीं हुई अभी तक? और मैं फिर कह रहा हूं, कोई नाम तो ले भाई। अब मतलब पुलिस कैसे जाए अभिषेक बनर्जी के बाद दो पूछताछ चीजें करने के होती लिए? है, चेन ऑफ इवेंट्स आप जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, मोटिव किसी का देखेंगे या नहीं देखेंगे। हम कह रहे हैं चलिए आपको गिरफ्तारी में लग रहा है कि जब तक कोई नाम न ले, पूछताछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने कहा था 4 तारीख के बाद आमतौर पर आप बहुत लॉजिकल और संयमित बात करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे आप ये कह रहे हैं कि पुलिस सीधा अभिषेक बनर्जी के पास। मैं फिर वही कह रहा हूं, लॉजिकल और संयमित होने में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए।
तृणमूल के भी वो कार्यकर्ता जो इधर से उधर स्विच करने की इच्छा किए वो मारे गए। भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, आप देखिए ना, कांग्रेस को अपना ऑफिस अब मिल रहा है जब भाजपा का शासन। अच्छा, आप कह रहे हैं सीधे देश के दूसरे राज्यों से बंगाल की तुलना मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि सीधे टीएमसी का, इसके पीछे टीएमसी सोच कर ही 100% और बिल्कुल टॉप पर 100%। मुझे शेख शाहजहां याद आता है, मुझे याद आता है आरजी कर के बाद ममता बनर्जी से लेकर उनके बयान, मुझे कोई संदेह नहीं दिखता। ठीक है, ठीक। अब शपथ होगी परसों, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो रहे होंगे वो शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी हायर अप से हो रहे होंगे। जी सर, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वैसे भी अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो आ ही रही है, तो इसलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो करेगा। देखिए, आपने जो बात कही मैं उससे ज़्यादा सहमत हूँ कि ये तो जो जांच एजेंसीज हैं उन्होंने भी अभी इसको टीएमसी को या अभिषेक बनर्जी पर कोई बात नहीं की है। होती तो वो भी कर लेते, कोई उनको ऐसा तो डर नहीं लग रहा कि अभिषेक बनर्जी को नहीं अरेस्ट कर सकते, ये टीएमसी को लेकर नहीं। लेकिन ये बड़ी घटना हुई है, बड़ी हत्या हुई है और वायलेंस हुई है। ये भी शुभेंदु की बात ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जी की, कि पिछले बार के मुकाबले में कम हुई है, ठीक है, लेकिन वायलेंस तो हो रही है, बहुत सारी जगह पर हुई है। इस हत्या को मैं कुछ वाइडर कॉन्स्पिरेसी के साथ देखता हूँ, पवन के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ देखता हूँ कि क्योंकि जितनी प्री प्लान तरीके से, जितने ये कहना चाहिए कि प्रोफेशनल या कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर ये हत्या है, ये कोई पॉलिटिकल वायलेंस, टारगेटेड किलिंग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ही होती है ना। टारगेटेड किलिंग जो है पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होती है, पॉलिटिकल वायलेंस कम होती है टारगेटेड किलिंग। ये टारगेटेड किलिंग है और ये बंगाल का माहौल बिगाड़ने के लिए हो सकती है एक बड़ा कारण। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को और देश को मैसेज देने के लिए किलिंग हो सकती है, समझे। ये जो घटना है मध्यम बीजेपी को बदनाम करने के लिए भी तो हो सकता है। हाँ, वही तो, अगर यहां से वायलेंस शुरू हो जाए वही तो मतलब किसके माथे जाएगी? दोनों बातें हैं, बदनाम करने के लिए भी और मैसेज देने के लिए। आप सोचिए, मध्यम ग्राम जो है उनके घर के पास में है, जो चंद्रनाथ रथ के पास में जहाँ ये घटना हुई है, उसमें मुझे बताया गया कि 3-4 बाइक वाले थे। ये गाड़ी जो उनकी स्कॉर्पियो को रोकती है पहले, और फिर वो पॉइंट ब्लैंक वो करते हैं, उस पर गोली चलाते हैं, फायरिंग होती है, मारे जाते हैं, 10 राउंड मारे जाते हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। और वहाँ से बशीर घाट है 70-80 किलोमीटर। बशीर घाट का मतलब बांग्लादेश का बॉर्डर, और बहुत चांसेस है कि वो लोग भाग गए हों। बॉर्डर मत बोलिए, बांग्लादेश बोलिए, आगे बढ़िए। गुस्से में तो वो वहाँ पर भाग गए हों, नहीं हो। और क्या जिस तरह से बांग्लादेश की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर जो आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है उसको भी ध्यान रखिए। अभी पवन ने कहा कि बीएसएफ के हेड वहाँ पर पहुँचे हुए थे हत्याकांड के बाद। भारतीय जनता पार्टी में बड़े लेवल पर, ऊपर के लेवल पर ये बात हुई कि क्या इसको एनआईए को सौंपना चाहिए, इस पर भी विचार हुआ। उसके बाद ये एसआईटी सेटअप की गई आईजी लेवल के ऑफिसर के साथ। तो इसलिए इस घटनाक्रम को केवल एक पॉलिटिकल राइवलरी के तौर पे मत देखिए, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तौर पे देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टीएमसी शामिल है कि नहीं है, वो जब होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो टीएमसी को छोड़ देगी क्या उसमें कि क्या हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ये कह रहा हूँ, ये बड़ी घटना है उससे भी ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अब सवाल यही है, अब कुछ लोग कह रहे हैं देखिए बंगाल का तो चरित्र क्या हो गया है, लेफ्ट ने, टीएमसी ने क्या बना दिया इतने दशकों के अंदर कि ऐसी हत्याएं भी होने लगी हैं। मतलब इतना किसी का दुस्साहस हो सकता है कि जो जिसकी सब लोग बात करें चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसके पीए की हत्या करा दें। तो ये सब जो है इस आज के बंगाल का पॉलिटिकल चरित्र है। वो जो बात कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, उससे कुछ अलग डायमेंशन की बात कह रहे हैं। देखिए, जिस अजय पाल शर्मा को लेकर के यहाँ पर सवाल पूछते थे विजय जी कि क्या एक पुलिस ऑफिसर को ऐसे ही बात करनी चाहिए, उसी अजय पाल शर्मा ने एक संवाददाता को बोला, भाई हम शत्रु की धरती पर खड़े हैं, ऐसा लग रहा है। यदि वो एसपी से गए पूछने कि कहाँ है वो, उसका घर कहाँ है, एसपी ने बताने से मना कर दिया, या वो उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं है। थानेदार को तो पता होता है, थानेदार ने बताने से डर से मना कर दिया। तो पश्चिम बंगाल को आपने बना क्या डाला है 70 साल में। और ममता बनर्जी, मैं फिर कहता हूं, ये जिसे कहते हैं ना, एक हत्यारीन महिला के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए, जिसने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को मरवा दिया हो। और फिर मैं कह रहा हूं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
किसी अन्य राज्य में इस प्रकार नहीं हुआ था पोस्ट पोल वायलेंस से इस प्रकार से। ये बात उसने ठीक है, सही है। जहां आसाम भागना पड़ा हो, अब 22 से 28 हजार कार्यकर्ता भाग करके गए थे। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो कहते थे बचा लीजिए हमको, हमारे घर पर आ जाकर के बम फोड़ गया है, ये हमारे घर के आगे चिपका करके गया है कि कल तक घर छोड़ दो नहीं तो सबको मार डालेंगे। इस प्रकार की बातें यहाँ से सुनने को आया करती थी। हम लोग तो बहुत ये नहीं है, लेकिन वो टेलीविजन पर देख करके उनको लगता है कि हमारा सीधे डायरेक्ट होम मिनिस्टर से रोज ही शायद बात होती हो। इस प्रकार का दर्द उनको था जी। और मैं एक बार मैं बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा बदला से बदलाव, यस यस, है ना, बदला नहीं बदलाव चाहिए। कई बार मुझे लगता है ये जरूरी भी हो जाता है। जब तक पूतना का वध नहीं हुआ था और कंस का वध नहीं हुआ था तब तक वहां शांति नहीं आई थी। जब तक रावण का वध नहीं हुआ था तब तक वहां पर सुशासन नहीं आया था। जब तक मारा नहीं गया था, दुर्योधन नहीं मारा गया था, तब तक नहीं शांति आई थी। हस्तिनापुर के अंदर भी हो। तो राक्षसी ताकतों को जितना इन लोगों ने, वामपंथियों ने, और पहले अभिषेक बनर्जी की भाषा एक गुंडे की भाषा है। वो ठीक है सर, गुंडा ठीक है सर। और जिसे कहते हैं पैसा ऐंठने वाला। नहीं, रुक जाइए, ये जितने हैं जो भारत के अंदर जो बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़े हैं, जिनके बारे में अभी आप कह रहे हैं कि इसका ISI लिंक, उसको खड़ा करके कौन प्रश्रय दिया सर है? अब आज सारे पावर, लीवर ऑफ पावर्स आपके पास है, आप सत्ता में आ गए हैं, इसे और जनता ने इन्हीं अभी सब नहीं चीजों से आया। त्रस्त होकर आपको ये मौका दिया है। हम बात केवल इतनी कर रहे हैं कि धैर्य से, संयम से ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। आपने जब आपने जो कहा कि बना दिया बंगाल, सब लोग को दिख रहा है। बस एक लाइन बोलता हूं, बोलना जरूर। एक लाइन। कोई वायलेंस की वकालत नहीं कर रहा है। समझ रहा हूं मैं, समझ रहा ये हूं। इसको इसलिए स्पष्ट हर्षवर्धन करें जी, कि हम ये साफ करें कि वायलेंस करने वालों का कानूनी दायरे में ऐसा इलाज होना बिल्कुल चाहिए ठीक, बिल्कुल कि ठीक। उदाहरण के तौर पर। मैं आपको बताऊं कि ये तो कल रात की घटना है। मैं बहुत सारी वीडियोस फोन पर देख रहा था बंगाल के, और मैं सोच रहा था कि आज प्रोग्राम में हम समीर जी ये बात करेंगे। मैं दूसरी बात करना चाह रहा था, तब ये हत्याकांड हो गया तो वो बात पीछे छूट गई। ये बात सच है, और आप अगर बंगाल के लोगों को जानते हैं तो जरा 4 मई के नतीजों को उनसे पूछिएगा, उनका क्या उनसे क्या मतलब है। जैसे मेरे फोन पे वीडियो आया, पहला वीडियो जो नबन्ना है सेक्रेटेरिएट, मैं हैरान रह गया देख के। वो ऐसा सर्कुलर सीढ़ियां हैं, सारी सीढ़ियों पे 1 से लेकर 5 जितनी भी मंजिल हैं, वर्क सरकारी कर्मचारी जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर। बिल्कुल सरकारी लोग, मैंने जय कभी श्री राम देखा के नहीं, नारे लगा जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मैंने कहा ये क्या फीलिंग है भाई इनके मन में। फिर सड़क पर मैंने देखा गांव-गांव में टोलियां निकली हुई हैं राम भजन गाते हुए। मैंने गांव लोग जा रहे मैंने हैं। ऐसे ही उदाहरण नहीं दिया था कंस का। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की हार और एक दूसरे राजनीतिक दल की जीत से बहुत ज्यादा मतलब रखता है बंगाल के लोगों को। बिल्कुल सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मतलब अतिशयोक्ति में बात करने का आदी नहीं हूं, लेकिन जैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे किसी को आजादी मिल गई हो, जैसे अब हमारे मन का हुआ है, ऐसी भावना एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर है। मैंने फिर यहां पर राइडर इसलिए लगाया क्योंकि 40% वोट ममता जी को भी मिला है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन बंगाल का है जो इसको वाकई में ये मान रहा है कि ये मुक्ति का दिवस था। 40% में 33%। और अब वो अपराध से, सबसे पहले भय और अपराध से मुक्ति, जो उनको वोट डालने की आजादी मिली ना, वो अब जीवन जीने की वैसी आजादी मिलनी चाहिए। ये बात हमारी तरफ से बस एक लाइन जरूर जोड़ देना चाहता हूं। यदि ममता बनर्जी शराफत से और मर्यादा से, शालीनता से हार स्वीकार कर लेती और अभी उस पर आते हैं सर, तो ये हालत, ये अराजकता पैदा उसकी उन्हीं बात का हम की करेंगे। हुआ है। ममता बनर्जी ने कल अपने विधायकों से बातचीत में क्या कहा? हाँ सर जी, देखिए मुझे लगता है कि लेफ्ट के 32 साल के शासन में और उसके बाद ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में बंगाल को ये मिला है, हिंसा मिली है। और जिस तरीके से 4 मई के बाद बंगाल में हत्याओं का और दंगों का दौर शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है वो बहुत भयानक है। और केंद्रीय बल वहाँ पर भी तैनात है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, परसों शपथ ग्रहण होने वाला है। अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई है नहीं, तो अभी कोई जवाबदेह है नहीं। तो मुझे लगता है तत्काल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होते ही सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में वे तय करें कि भाई हिंसा की जो वृत्ति बंगाल के अंदर इस तरह के जो लोग हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जिससे कि योगी आदित्यनाथ ने 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडा राज था, उनको 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से दंगा मुक्त कर दिया है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश को कर दिया है, वैसा मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को बंगाल के अंदर दूसरा योगी के रूप में काम करना पड़ेगा। योगी के शासन से सीखना पड़ेगा
और वैसे भी शुभेंदु अधिकारी ने तो योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल साष्टांग दंडवत होकर आशीर्वाद लिया था। तो आप जिस जगह योगी के सामने नतमस्तक हुए थे, आप योगी के शासन करने के तरीका का आप सीखिए, उस तरीके से शासन करें जो भी मुख्यमंत्री बने। और ये जितने अपराधी है, गुंडे और असामाजिकता था जिन्होंने बंगाल को पिछले ममता के 15 साल में और उसके पहले लेफ्ट के 32 साल में लूटा है, एक डर और धमकी का माहौल क्रिएट किया था, उन सबको चुन चुनकर सलाखों के पीछे भेजे। यह स्थिति करे कि वो बंगाल छोड़कर भाग जाए। और मुझे लगता है कि जो अपराधी है तो तुरंत मार दिया जाए। ये सिस्टम तभी होगा कि जेल में जाके सुधरने वाले लोग नहीं है। मतलब काम पुलिस का काम ये अपराधी सर इतने वो है कि ये जेल में जाएंगे, 2 दिन बाद जमानत ले लेंगे, बाहर आएंगे और फिर अपराध करेंगे। भरोसा कायम करने में एनकाउंटर के मारे नहीं जो करना पड़े जाएंगे। वो सारे बड़े अपराधियों का जब तक एनकाउंटर नहीं होगा, बंगाल सुधरने नहीं वाला है। मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी दिशा में विचार करेंगे कि बंगाल को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपनी विक्ट्री स्पीच में बोला कि बदला नहीं बदलाव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सारे बड़े नेता सबने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि पार्टी बदनाम हो। कल मैं देख रहा था टीएमसी के एक टीवी पर ही आते हैं, वो प्रवक्ता है, और उन्होंने वो ये अभी अजयपाल शर्मा वाले प्रकरण में बड़े ये बातें बोली थी कि तुमको चुनाव के बाद घसीट के लाएंगे, कोर्ट में लाएंगे, तुमको सजा दिलाएंगे। कल मैं उनको सुन रहा था, उनका ये स्टेटमेंट था कि जो लोग टीएमसी से कुछ लोग जो गए बीजेपी में, वो लोग हमको धमकी दे रहे हैं और भाजपा वाले हमको बचा रहे हैं। वो तारीफ कर रहे थे बीजेपी की कि बीजेपी के नेता करें, तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे सबको। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा नहीं, जब तक आप गुंडे, जब तक अपराधी वृत्ति के लोग जिनको टीएमसी ने संरक्षण नहीं दिया है, उनको जब तक आप यूपी मॉडल पर शांत नहीं करेंगे, तब तक बंगाल के शपथ हो रही है अंदर सर, शांति नहीं होगी। परसों शपथ होनी है, जल्दी शपथ हो और काम पर लगे भाजपा के मुख्यमंत्री, यही उम्मीद करनी चाहिए। सर एक कमेंट आप कर दें। मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें देखिए, एक तो बीजेपी की कल्चर में मोटे तौर पर मतलब सब जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट। बाय एंड लार्ज बीजेपी का वर्कर जो है या वोटर भी वायलेंट नहीं होता नॉर्मली। ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट सब जगह होंगे, हो सकती है कुछ तस्वीरें हो, कुछ लोगों को मारा गया हो, संघ के संस्कार है ना, जिससे वायलेंस नहीं है उनके अंदर, तो उसका बाय नेचर इस तरह का वो नहीं है। वो एक बड़ी वजह है कि जो आपको 2021 और 2026 की वायलेंस में फर्क नजर आ रहा है। मैंडेट उनको बड़ा मिला है, ऐसा तो नहीं है कि मैंडेट नहीं मिला। जो आप कह रहे हो बदलाव वहाँ पर दिखाई दे रहा है मुक्ति का, तो वो 40-45% वोट उनको मिला है, तो वो भी एक लिबरेशन ही है। वही एक आइडिया है कि भाई जनता वहाँ पर परेशान थी, त्रस्त थी, उसका फायदा वो। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी वायलेंस स्वीकार नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैं ये एनकाउंटर पॉलिटिक्स के समर्थन में नहीं हूँ। ठीक है सर, अभी तो अब ये तो जिसको वहाँ शासन चलाना है उसको देखना है।